नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्री डीएलएड के सिलेबस पर चर्चा किया था और आज हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्री डीएलएड परीक्षा में या व्याकरण के कोई भी परीक्षा में, तो चूंकि हम लोग अभी फिलहाल डीएलएड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के। ठीक, तो उसी में जो सबसे पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी विषय क्या जान है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला का जो क्लास है ना, इसको हम लोग 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम लोग पूरे बेसिक्स पर चर्चा करेंगे और उसके बाद थोड़ी बहुत जो छूट जाएगी उन पर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार 2 वीडियोस में हमारा हिंदी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो जो भी चीजें मुझे पढ़ानी है मैं यहाँ पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया हूँ ताकि कम समय में हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ पाएं। ठीक है, तो पहले वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और उसके जस्ट बाद आप इन चीज़ों को नोट्स के तौर पे आप लोग बना लीजिएगा। और लेक्चर के अंत में मैं आप लोगों को एक बुक के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी का। चलिए, तो हिंदी वर्णमाला की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ से। ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक पॉइंट को एकदम बारीकी से हम लोग जानेंगे। यदि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते तो इस क्लास के बाद आप हिंदी वर्णमाला की समझ बहुत अच्छे से विकसित कर लेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा ध्वनि। ठीक है, ध्वनि मतलब होता है साउंड, कि ध्वनि क्या होता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे मैं लिखते भी जाता हूँ कुछ कुछ चीजें। हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं? ध्वनि के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना, जो भी चीज हम लोग क्या करते हैं बोलते हैं, जो भी चीज हम लोग क्या करते हैं बोलते हैं, या जो भी चीज हम लोग क्या करते हैं सुनते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो भी चीजें हम लोग क्या करते हैं बोलते हैं या जो भी चीजें क्या करते हैं सुनते हैं, है ना, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। देखिए, मैं अगर कोई चीज बोल रहा हूं, उस चीजों को आप लोग सुन पा रहे हैं, उन चीजों को आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं। तो जो भी चीज हम लोग क्या करते हैं बोलते हैं या जो भी चीज हम लोग क्या करते हैं सुनते हैं, वही चीज क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ठीक, मतलब जो भी चीज बोला जाता है, जो भी चीज क्या कहता है सुना जाता है। जो बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, ठीक है, तो जो भी चीजें बोली जाती है और जो भी चीजें सुनी जाती है उसी को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ध्वनि समझ में आ गया होगा कि जो भी चीजें हम बोलते हैं या जो चीजें हम सुनते हैं उसी को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। अब इसके जस्ट बाद में एक आपको चीज मिलेगा, वर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ण। तो ध्यान से समझना है। देखिए, मैंने कहा कमल, मैंने क्या कहा? कमल कहा। ठीक है, उस चीज को हमने कहा, मतलब मैंने बोला और आपने उसको क्या कर लिया? सुन लिया। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। हालांकि वर्ण के लिए हम कमल को भी लेके बता सकते हैं, बट और सिंपल चीज बोलते हैं। जैसे मैंने कहा अ, मैंने क्या कहा? अ, तो मैंने जो अ कहा, मैंने बोला, आपने उस चीज को क्या किया? सुना। तो फिलहाल वो जो अ कहा वो क्या कहलाएगा? ध्वनि। अब एक काम करता हूं, मैंने जो अ कहा उसको लिख देता हूं। मैंने ये अ करके क्या किया? लिख दिया। ठीक है, तो जब हमने कोई ध्वनि उच्चारित की और उसको जब हमने लिखित स्वरूप दे दिया, क्या दे दिया? लिखित स्वरूप दे दिया, है ना, या ये कह सकते हैं ध्वनि के लिखित स्वरूप को क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। हालांकि अभी हम वर्ण पे और चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये बोल सकते हैं कि जो भी चीज हम लोग बोल रहे हैं या सुन रहे हैं वो ध्वनि है। उसके बाद उस ध्वनि का लिखित स्वरूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब आगे और कुछ चीजें, जैसे कि एक चीज लिखा है शब्द और एक और क्या चीज लिखा है? वाक्य। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने कहा, हमने एक चीज कहा
क, क्या कहा, क कहा, है ना, हमने एक चीज कहा क कहा, उसके बाद हमने एक और चीज कहा माँ कहा, और एक और चीज कहा ला कहा। हम ये मान के चलते हैं कि क, माँ और ला ये क्या चीज है, वर्ण है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये क्या बनेगा, कमल। मतलब कहने का अर्थ ये है ध्वनि का लिखित रूप हो जाएगा वर्ण, और वर्णों के मेल से जो चीज बनेगा वही क्या कहलाएगा, शब्द बनेगा। ठीक है, ध्वनि जो भी चीज बोले फिर उसको हमने लिखित रूप प्रदान किया तो वो क्या कहलाएगा, वर्ण, और वर्णों के मेल से जो चीज बना वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। और इसी प्रकार जब शब्दों का मेल होगा, एक से अधिक शब्द हमारे पास आते जाएंगे तो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ शब्द है, कमल एक शब्द है, फिर एक शब्द है, फूल एक शब्द है, और है एक शब्द है। अब मैं इनको एक साथ लिख देता हूं, कमल एक, फूल है, तो ये कंप्लीट अब क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। वाक्य क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका एक सार्थक अर्थ निकल के आ रहा है। केवल इसकी बात करेंगे तो शब्द, इसकी बात करेंगे तो शब्द, इसकी बात करेंगे तो शब्द, इसकी बात करेंगे तो शब्द। ठीक है, अब पूरा मिला के क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं, कमल के एक एक को अलग अलग करते हैं, क धन म धन ल। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके वर्ण कहलाएंगे। अभी मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, है ना, बट अभी फिर यहां तक ध्यान दीजिए। ठीक, तो आई होप आपको ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य समझ आ गया होगा। आगे लिखा है वर्ण और अक्षर। अब क्या जानने वाले हैं, वर्ण और अक्षर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए वर्ण और अक्षर को हम ना और अच्छे समझते हैं कि क्या होता है। कभी पेपर में इस पर ही सवाल पूछेगा तो वहां के लिए ना ये जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ना एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं वर्ण और अक्षर की डीप समझ आप कैसे जानेंगे। देखिए मैं एक चीज लिखता हूं राम, क्या लिखा, राम, है ना। अब यहां पे इसको ना तोड़ते हैं, मैं दो तरह से तोड़ के दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। हमने तोड़ा रा प्लस मा, मैं कुछ इस प्रकार तोड़ा, फिर एक दूसरे तरीके से तोड़ा रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, अक्षर और वर्ण की समझ है ना, हालांकि दोनों में ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ दे तब के केस में, तो देखिए राम को मैंने कैसे तोड़ा, पहले रा में आप मात्रा रा और ये मां, तो इस प्रकार तोड़ा। तो यहाँ पे दो ठन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला और ये दूसरा, इसको हम लोग बोलेंगे अक्षर। क्या बोलेंगे, अक्षर। मतलब राम जो शब्द है इसमें कितने अक्षर है बोलेंगे तो दो अक्षर है। कितने अक्षर है, दो अक्षर है ना। इसके बाद इसको मैं इस प्रकार तोड़ा, र फिर आ फिर मां प्लस आ, मतलब ये किया। यहाँ पे देखिए एक हलंत लगा हुआ है, हलंत लगने का मतलब होता है कि यहां से अब स्वर निकल चुका है, तो र प्लस आ प्लस मां प्लस आ। ठीक है, इस प्रकार तोड़ा, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। और वर्ण यहाँ पे कितने हैं, 4। ठीक, हालांकि बेसिक स्टडी के दौरान हम इतना ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट वर्ण बोल देते हैं, ये सब चीजों को वर्ण बोल देते हैं, लेकिन स्पेशली जब वर्ण की बात करते हैं तो असल मायने में वर्ण क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। असल मायने में वर्ण किसको बोलेंगे, ऐसे अक्षर, मतलब अगर आपके पास कोई चीज है जिसको हम लोग इतना तोड़ दे उसके बाद और ना तोड़ पाए, जैसे मेरे पास क्या है, क है, और मेरे पास क्या है, आ है। देखो आ को हम लोग और तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते, लेकिन क को देखो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, क प्लस किसमें तोड़ सकते हैं, आ में। तो ये क्या कहलाएगा, रियल मायने में क्या कहलाएगा, ये वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको समझना है। चलिए, तो ये हो गया, फिर ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे लिपि के बारे में कि लिपि क्या होता है। ठीक है, लिपि क्या होता है इसको एकदम आसान से समझें। सबसे पहले एक छोटी सी बात आप लोग जान लीजिए कि प्रत्येक भाषा जो होता है ना उसमें संकेतों का समूह होता है।
जितने भी चीजें हम लोग जैसे बोलते हैं, जैसे क को ऐसा लिखते हैं, च को ऐसा लिखते हैं, ट को ऐसा लिखते हैं, आ को ऐसा लिखते हैं, जो भी चीजें वो क्या है, संकेत है ना, संकेत है। और संकेतों को ही, प्रत्येक भाषा के संकेतों को ही उसकी क्या कही जाती है, लिपि कही जाती है। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको कहा जाता है देवनागरी लिपि। क्या कहा जाता है, देवनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखना है कि लिपि क्या होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की जो लिपि है वो होता है रोमन लिपि। अंग्रेजी जो भाषा होती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें पंजाबी भाषा की, तो वो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और आपने देखा होगा हिंदी लिखने के लिए अलग तरह के संकेत का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी लिखने के लिए अलग तरह के संकेत का प्रयोग करते हैं, और पंजाबी लिखने के लिए अलग तरह के संकेत का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक, तो लिपि क्या होता है, संकेतों का समूह होता है। संकेतों के समूह को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे याद रख लेना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बोला जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। इसके जस्ट बाद हम लोग जानेंगे वर्णमाला के बारे में। तो देखिए वर्णमाला क्या होता है, आप सभी को पता है कि हिंदी में टोटल 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है, या 52 अक्षर का भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, ध्यान से सुनिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। मतलब आप अ से लिखना शुरू किए, आ करके, और बढ़ते 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 कहां तक चले गए, स्र तक चले गए, है ना। तो वर्णों का एक व्यवस्थित जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्णमाला। अब यहाँ पे बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी में कितने वर्णमाला है, तो याद रखना भैया प्रत्येक भाषा में एक ही वर्णमाला होता है। हालांकि वर्णमाला के अंदर जो अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं उसकी संख्या कम या ज्यादा होती है। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या होती है 52, है ना, और अंग्रेजी में कितने होते हैं, 26 होते हैं। अंग्रेजी में अक्षर कितने हैं, 26, लेकिन वर्णमाला एक ही रहेगा। ठीक है, हिंदी में भी वर्णमाला एक है, लेकिन इसमें अक्षर कितने हैं, 52। ये इसका क्या है, आधा है, लेकिन इंग्लिश कठिन लगता है ना। चलिए अब इधर ध्यान देंगे, यहां तक क्लियर हो गया। एक चीज को बारीकी समझते हैं, ये सारा चीज आपको कहीं पर आउट होगा तो वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, है ना। अब ये तो थी बेसिक सी बातें कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। फिर वर्ण और अक्षर को मैंने अभी राम को एग्जांपल देकर के आपको बताया। इसके बाद मैंने लिपि के बारे में बता दें। लिपि मतलब संकेतों का समूह क्या कहलाएगा, लिपि। और वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला। अब इधर आइए, अब इधर ध्यान से समझना है। देखिए देखो, अब आते हैं हिंदी वर्णमाला में, है ना। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर है, 52 अक्षर है। अंग्रेजी में कितने हैं, 26 है। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला का जो है हम लोग ना क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब उसको बांटेंगे। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर है। इसको दो कैटेगरी बांटते हैं, दो तीन बोई बोल सकते हैं। एक हो जाएगा स्वर, दूसरा होगा अयोगवाह, और तीसरा होगा व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, स्वर, दूसरा क्या होगा, व्यंजन, और तीसरा क्या हो जाएगा, अयोगवाह। स्वरों की संख्या की बात करें तो 11 है, सब दिमाग में रखते जाइएगा। व्यंजन कितने हैं, 35। ये 33 प्लस 2 लिखा हूं, इसका मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। देखो, तो स्वर कितने हैं, 11, व्यंजन है आपका 35, और अयोगवाह कितने हैं, 2। स्वर भी कौन कौन आएंगे, अ से लेकर अ तक, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सारे सारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, स्वर कहे जाते हैं। उसके बाद अयोगवाह में कौन आते हैं, अम और आहा। इसी अम को कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और आहा को कहा जाता है विसर्ग। क्या कहा जाता है, विसर्ग कहते हैं। अब इधर आइए, स्वर हो गए 11, अयोगवाह हो गए 2, आ से लेकर अ तक है स्वर, व्यंजन 33 प्लस 2 35। अब देखिए ये जो व्यंजन है इनका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। इधर जाएंगे उससे पहले हम थोड़ा सा इधर चर्चा कर लेते हैं, है ना।
ठीक है। फिर व्यंजनों का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देख लीजिए ध्यान से, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर है? 52 अक्षर है। स्वर है 11, व्यंजन है 35, अयोगवाह है 2। अयोगवाह में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, अगले क्लास में बताऊंगा कि अयोगवाह स्वर नहीं है और नहीं व्यंजन नहीं है, तो क्यों नहीं है, इस पे चर्चा बाद में करेंगे। अब देखिए स्वर में आ गए आ से लेकर कहां तक? अ तक। अब इनका क्लासिफिकेशन इनको बांटते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, स्वरों का वर्गीकरण, स्वर का जो वर्गीकरण हम लोग दो आधार पे करते हैं। एक करते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर। किस आधार पर? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। और दूसरा करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं, देखो स्वर टोटल कितने हैं? 11 है। अब इन्हीं 11 को बांटने के लिए दो आधार मान लिए। पहला आधार है मात्रा या उच्चारण के आधार पर, तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर होता है 3। सबसे पहला आता है ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर और तीसरा आता है प्लुत स्वर। ध्यान से देखिए, है ना, मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार है, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसको थोड़ा दिमाग से पढ़ते हैं आप लोग। देखिए ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? ह्रस्व स्वर इसमें इसके अंतर्गत आते हैं आपके 4। कितने आते हैं? 4। देखो कौन कौन आएंगे? आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा और री आ जाएगा। आपको बस यही जानना है कि कौन इसमें आ रहा है, फिर बचेगा वो दीर्घ में आ जाएगा। तो ह्रस्व या लघु स्वर के अंतर्गत आता है आपका 4 खने। कौन कौन आ गया? आ गया, ई आ गया, उ आ गया और क्या आ गया? री आ गया। ठीक है ना। ये ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। यहाँ पे बोला है ना मात्रा या उच्चारण के आधार पर, तो जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहा जाता है। और इसकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। ठीक। अब अगला आता है दीर्घ स्वर। तो देखो दीर्घ स्वर में कौन आएंगे? ऐसे स्वर जिनको बोलने में, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं उसको, ठीक है, ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। 2 गुना या 2 मात्रा का समय लगता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में दीर्घ में 2 गुना समय या 2 मात्रा का समय लगता है। इसकी संख्या कितनी है? 7। अब वो 7 कौन होंगे? अ, ई, उ और री को छोड़ दे तो कौन बचा? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक है। तो देखो ये हो गए ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, या भी बोल सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है करके। अब आता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कौन है? तो मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है, इसको राम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे राम, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो आपको एस टाइप का दिखाई दे रहा है, ये जो एस टाइप का दिखाई दे रहा है इसी को कहा जाता है प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, कितने हैं? 1, 2, 3 है, इसको ऐसा भी लिखते हैं। ठीक, ये भी राम ही लिखा है ना, ये भी राम ही लिखा है। अब देखो दीर्घ स्वर जिनको बोलने में लगता है लघु स्वर की तुलना में 2 गुना समय या 2 मात्रा का समय, और प्लुत स्वर जो रहता है इसको लगता है ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 मात्रा का समय या 3 गुना समय लगता है, ये भी बोल सकते हैं 3 गुना समय। कंपेयर इससे करेंगे, इसको लगेगा इसकी तुलना में 2 गुना समय या 2 मात्रा का समय, अब इसको लगता है 3 मात्रा का समय। तो इस प्रकार मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसकी संख्या 4 है। अगर ये 4 है तो ये कितना हो गया? 7। इसमें ये सब नहीं आएंगे, इसके लिए हम लोग इस एस टाइप का प्रयोग करते हैं बोलते समय। जब आप जैसे किसी को आप लंबा उच्चारण करें, जैसे राम को किसी ने पुकारा बड़े जोर से, तो ये राम करके बोलेंगे। ठीक है। तो ये इस प्रकार आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर एक और आधार है। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा, लेकिन इन सब चीजों को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपको यहाँ से बिल्कुल 1 या 2 नंबर पक्का मिलने वाला है। अब देखो अगला है उत्पत्ति के आधार पर। देखो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार बांटते हैं? 2। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मूल स्वर कितने हैं? 4। मैंने यहाँ पे जो 4 बताया वही मूल स्वर में आ जाएगा, और संधि स्वर में वही 7 आ जाएंगे। ठीक है। अब मूल स्वर तो मैं बता दिया कि कौन कौन है।
क्लियर हो गया। अ ई उ री ये मूल स्वर में आएंगे, बाकी हो गए संधि स्वर। संधि स्वर कितने हैं? 7। अब इसी को दो भागों में बांटेंगे, एक हो गया संयुक्त संधि और दूसरा हो गया दीर्घ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, संयुक्त की संख्या है 4 और दीर्घ की संख्या है 3। यहीं पे फंसना नहीं। देखो दीर्घ मतलब बड़े रूप। अब बड़े रूप कैसे? जैसे समझो आ का बड़ा रूप आ, ई का बड़ा रूप ई, उ का बड़ा रूप उ। देखो आपको पता है कि अ ई उ और ये तो मूल स्वर में आ गया, बचा कौन? आ ई उ ए ओ औ। तो ये आपका आ जाएगा संधि स्वर में। संधि मतलब ये कम से कम दो स्वरों के मिलने से बना होगा, दो स्वरों के मिलने से बनेगा, वही संधि स्वर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे आएगा? तो देखो ये आ ई उ ये 3 दीर्घ में आ जाएंगे और बचा जो 1 2 3 और 4 ये संयुक्त में आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, देखना ध्यान से, ये कैसे बने हैं। देखो संधि स्वर उन स्वरों को कहेंगे जो दो स्वरों के मिलने से बने हैं, दो स्वरों के मिलने से जो बनेगा वही संधि स्वर कहलाएगा। अब देखो पहले दीर्घ संधि को जानते हैं। आ में कौन छुपा है? आ ही तो छुपा है। तो देखो 2 बार आ लिखोगे तो आ बन जाएगा। बड़ा ई कैसे बनेगा? 2 बार ई, बड़ा ऊ 2 बार ऊ। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों में आ बनता है अ प्लस आ से, बड़ी ई बनता है छोटी ई प्लस छोटी ई से, और ऊ बनता है छोटे ऊ प्लस छोटे ऊ से। ठीक है, अब बच गया संयुक्त। संयुक्त में कौन कौन? ए ओ और औ। ए ओ और औ। अब देखो ये कैसे हुआ, ए बनेगा अ और ई से, ठीक याद रखना, आई बनेगा आ और ए से, ओ बनेगा अ और उ से, और औ बनेगा ये अ है आ और ओ से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो कहानी थी स्वरों की। ठीक है, ये कहानी थी स्वरों की। अभी मैं इसके उच्चारण को भी बताऊंगा, बट यहां तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब यहां पर ध्यान देना है, तो स्वरों के बारे में एक बार फटाफट देख लेते हैं। एक बार स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन? आ ई उ ए री ए ओ और औ। स्वरों का वर्गीकरण कैसे किए? मात्रा के आधार पर कितने हो गए? 3, ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर 7, प्लुत स्वर ये एस वाला है ना, ये 4 है, ये 7 है। इसको लगता है सबसे कम समय, इसको लगता है 2 मात्रा का समय, और इसको लगता है इसकी तुलना में 3 मात्रा का समय। उत्पत्ति के आधार पर 2 मूल स्वर यही वाले आ जाएंगे। संधि स्वर में संयुक्त और दीर्घ आ जाएगा। संयुक्त हो गए 4, दीर्घ हो गए 3। आ ई ये इसी से बनेगा, आ से ये ई और ई से, उ और उ से। ठीक है, उसके बाद इसमें 4 ए ओ औ ये बनेगा आ और ई से, ए बनेगा आ और इसके साथ, ओ बनेगा आ और उ के साथ, और बनेगा आ और ओ के साथ। ठीक, चलिए तो यहां तक क्लियर है। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर करना। ठीक है, और ताकि मैं आपको और अच्छे चीजें यहाँ पे बता पाऊँ। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए तो अब आगे अपन लोग बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। ठीक है, स्वर की कहानी खत्म हो गई है। एक और क्लास आएगा इसके बाद हिंदी वर्णमाला, वहां पे मैं और बताऊंगा। ठीक है, अंत में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं व्यंजनों की। देखो व्यंजन कौन होते हैं? देखो व्यंजन की संख्या है 33 प्लस 2, मतलब कितने हो गए? 35। ठीक है, आगे जानते हैं। देखो इधर ध्यान देना है। व्यंजन को शुरुआत करने से पहले ना मैं एक आपको बात बताता हूं। ठीक है, देखो स्वर कौन होते हैं? स्वर वे होते हैं जो अन्य वर्णों के मेल से बना होता है, मतलब इसको बनने के लिए अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वर के साथ ही बोले जाते हैं। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, जैसे मैंने क्या कहा? क कहा, तो क बोलने से इसमें बिल्कुल आ शामिल है। यहाँ पे ऐसे देखो, आप लोगों को एक चीज नहीं समझ आ रहा हो, मैं बताता हूँ। देखो इस का को मैं थोड़ा तो ऐसा लिखा, यहाँ पे एक हलंत लगा दिया हूँ। हलंत लगाने का मतलब ये होता है कि अब ये स्वर रहित है। स्वर रहित है, स्वर रहित मतलब अब इसमें स्वर नहीं है। ठीक, तो प्रत्येक वर्ण में एक चीज पूछा जा सकता है, प्रत्येक व्यंजनों में कौन सा स्वर जुड़ा होता है? तो याद रखिएगा आ जुड़ा होता है। कुछ नहीं जुड़ा रहेगा, लेकिन आ पक्का जुड़ा रहेगा। हाँ, ऐसा लिखा है ना, तो उसमें स्वर का भी मतलब स्वर भी मौजूद नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अगर देखिए व्यंजनों की संख्या हो गई यहाँ पे 33 प्लस 2 35। अब इन पे चर्चा करते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन? देखिए स्पर्श व्यंजन है 25। इसको कैसे? देखो ये याद रखना, कचट तप, कचट तप, कचट तप।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क से लेकर मतलब ऐसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अन, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये हो गया आपका 5 में 25। इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारा जो जीभ होता है वो मुख के अलग अलग हिस्सों को टच करता है। अलग अलग हिस्सों को टच करने के कारण इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे एकदम सिंपल से बता दो, जैसे आप लोग प बोलते हैं तो प बोलते हैं, देखो होठ आपस में टच होते हैं ना, तो ये प ऐसे बोलते हैं ना। ठीक, इसी प्रकार त बोलेंगे तो वहां पे दांत का उपयोग कर, दांत जरूर टच होगा। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। और ये ट्रिक है कचट तप। इसको बोलते हैं क वर्ग, इसको बोलते हैं च वर्ग, इसको बोलते हैं ट वर्ग, इसको बोलते हैं त और इसको बोलते हैं प वर्ग। तो ये हो गया 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आता है आपका य, र, ल, व। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, य, र, ल, व इनको कहा जाता है अर्ध स्वर। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन या इसी को रगड़ व्यंजन। जब इसको बोलते हैं ना तो एक घर्षण होता है मुंह में, जैसे कि स, श, स और ये ह। ठीक है, तो ये स, श, स और ये ह इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। इसके बाद है द्विगुण व्यंजन, अढ़ा और अढ़ा। ठीक है, इनको कहते हैं द्विगुण। द्विगुण व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो जगह प्रयोग हो रहा है। देखो यहाँ पे डा से डमरू और ढा से ढक्कन के रूप में, और यही यहाँ पर आकर के दूसरा गुण आपका अपना दिखा रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। और यहाँ पे एक और चीज है, देखो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मिलने से बना है, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मिलने से बना है। जैसे कि अक्षा बनता है हलंत युक्त क और षटकोण के सा से, त्र बनता है हलंत युक्त त और रा से, ज्ञ बनता है हलंत युक्त ज और या से, और श्रा बनता है हलंत युक्त स और रा से। सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो क और सा, त और रा, ज और या, श्रा, स और रा। शुरू वाले अक्षरों में हलंत का प्रयोग है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार ये हो गया व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कितने हो गए आप जोड़ के देख सकते हो, ये 11, ये 2, ये 33। 33 कैसे हुआ इसको भी देखते जाइएगा। ठीक है, ये 25 और ये 4, ये 4 और 2, और यहाँ पर ये कितने हैं संयुक्त व्यंजन, कितने हैं 4। संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो व्यंजनों के संयोग से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम इतना सारा चीज जान लिए, इन सारी चीजों को देखिएगा। और कोई भी टॉपिक इसमें ना आपको डाउट लगा तो कमेंट करना, फिर उन पर मैं और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। ठीक है, उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्वरों का उच्चारण स्थान जानते हैं कि स्वरों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, टोटल उच्चारण स्थानों की संख्या अगर आपको पूछे तो याद रखना 6 है। 6 कौन कौन से मैं अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इधर ध्यान देंगे स्वरों का। देखो स्वरों का उच्चारण कहाँ का, देखो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ है। स्वरों के उच्चारण स्थानों में अ और आ का उच्चारण होता है कंठ से, ई और ई का होता है तालु से, उ और ऊ का होता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ, कंठ तो ये कंठ हो गया। ठीक है, तालु छत, छत होता है, और छत का सामने का हिस्सा को बोलते हैं मूर्धा। देखो ध्यान से समझना, जो मुंह होता है ना, मुंह में जो छत है वही तालु है। ठीक है, अब देखो कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ, तालु, कंठ। याद कैसे रखना, देखो याद रखना कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, ये याद रखना। दो दो का पेयर, 2 2 2, ये सिंगल, ये 2 और 2। कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा ये लिखना। फिर यहां जब पहुंचोगे तो इन दोनों को लेना कंठ, तालु, और इसके लिए लेना कंठ, ओष्ठ। देखो कैसे याद रखना, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, फिर यहाँ कंठ, तालु, यहाँ कंठ, ओष्ठ, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ। स्वरों के उच्चारण स्थान है, आपको पूछा जा सकता है। मतलब
ए और ए को बोलते हैं तो कंठ और तालु दोनों की जरूरत पड़ता है भैया, और ओ के लिए कंठ और ओष्ठ दोनों की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं कंठोष्ठ ध्वनि, कंठोष्ठ स्वर, और उसको बोलते हैं कंठ तालु स्वर। और ये आपका कंठ का बस जरूरत पड़ता है, इसके लिए तालु बस का, तालु मतलब बोलेंगे ना ई और ई करके तो जीव जो है ना ये ऊपर को टच करे, अब पेपर में ऐसे टच करके नहीं देखना है, इसीलिए आपको याद करके जाना है, ठीक है। वहां ऐसे टच करके कौन देखते रहेगा भाई, ठीक। चलो अब उसके जस्ट बाद व्यंजनों का उच्चारण जानते, देखो उच्चारणों को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया है। कचट तब आपको पहले से पता है, यहाँ पे जो अंतस्थ है उसको यहां से लिखना, देखो फिर एक बार में आ जाएगा, यहां से लिखना या र ल, देखो ये 4 बार में यहां से लिखना ना, यहाँ लिखेंगे फिर अलग अलग बताना पड़ेगा, है नहीं, तो इसलिए मैं यहां लिख दिया हूं, तो या र ल व, या र ल व ये लिख देना, ठीक है। फिर जो ये ऊष्म व्यंजन है उसको यहां चालू करना, कहां से, टा वाले से, स, और जो ह बचा ना उसको सबसे ऊपर ले जाना, यहां तक कुछ नहीं करना, आपको पहले से पता है। यहां लाइन से इसको शुरू करना, या र ल व, ठीक, ट्रिक को समझो। फिर ये ऊष्म व्यंजन को स, और ये हा को सबसे ऊपर में। अब देखो ये याद रखना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये याद रख लेना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसको याद करने का और तरीका बताओ, देखो बोलोगे ना तो यहाँ गला शुरू करना, देखो सबसे पहले ना कंठ आएगा, कंठ, तो ये क वर्ग के लिए कंठ, कंठ के बाद आप मतलब मुंह में आओगे तो मुंह में ऊपर छत में आओगे तो कहां पे आ गए, तालु, तालु यहाँ पास, ठीक। उसके बाद थोड़ा और सामने आओगे तो क्या आ जाएगा, मूर्धा, तो कंठ फिर तालु फिर मूर्धा, फिर दांत में आओगे, दांत मतलब यहां से बाहर क्यों निकलना है, तो कंठ फिर अंदर में तालु, फिर उसके बाद जस्ट सामने मूर्धा, फिर उसके बाद ये दांत, उसके बाद होंठ, ओके, ठीक। तो आप देख लीजिए ये लाइन किसका होगा, कंठ का, ये लाइन किसका होगा, तालु का, ये लाइन किसका होगा, मूर्धा का, ये वाला दंत का, और ये वाला ओष्ठ का, ठीक है। थोड़ा सा ना इसमें याद रखना, वह जो होता है इसके लिए दंत और ओष्ठ दोनों प्रयोग करते हैं, ठीक है। कई बार ये एकदम पेपर में बार बार पूछा जाता है, जैसे पूछ दे सा का उच्चारण कहां से होता है, तो यह सा है ना, ओष्ठ सा किसको बोलेंगे, सर्वोतक सा को, दंत सा किसको बोलेंगे, षटकोण के सा को, और मूर्धा सा किसको बोलेंगे, सर्जम का सा को, ठीक है। तो इस प्रकार ना आपको एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो आप चाहे प्री डीएड की पेपर दिलाओ या प्री बीएड का पेपर दिलाओ, ठीक है, या व्यापम का कोई भी पेपर दिलाओ, है ना, वहां पे अगर हिंदी वर्णमाला आता है और इतना जो मैं बताऊं उसको अगर ध्यान से देखते हो पक्का बनेगा पेपर में। एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, हिंदी वर्णमाला पर, फिर इसकी जो भी बेसिक जो भी छोटी मोटी चीजें होगी ना उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पेपर में कितना आता है, 10 नंबर, मतलब 10 ऐसे टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ के चले गए तो 10 में से 10 ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी इतना चीज को पढ़िए, इस पे और डीपली जा सकते हैं, लेकिन अभी हमको पहले ना बेसिक चीज पता रहना चाहिए, ठीक है। जब आपको बेसिक बाहरी ढांचा जब आपको पता रहता है तो उसके बारे में ना डिटेल से और हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ना कोई भी टॉपिक को जैसे पढ़ते हैं ना तो आपको एक ही बार में एकदम अथाह ज्ञान नहीं ले लेना है, ठीक है। जैसे कभी मान लो मुगल काल पढ़े तो पहले ना उसका बेसिक को जानो कि चलो उसमें कौन कौन हुए, बाबर हुए, हुमायूं हुए, ये हुए वो हुए करके। जब एक बार आपको ना रूपरेखा पता चल जाएगा तो उसमें ना कई सारी चीजों को आप लोग ऐड कर सकते हैं, ये क्या बनाया होगा, ये और क्या बनाया होगा, या और क्या क्या काम किया होगा करके, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी विषय जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो हिंदी वर्णमाला का एक बार आपको बाहरी ढांचा ना एक बार पता हो जाना चाहिए, इससे एक ना कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जब आएगा ना तो आप फिर इसमें बाद में, क्योंकि एक बार जब पढ़ लेते हैं तो सेकेंड टाइम ना हम इन पे और रिसर्च कर सकते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। चलिए तो ये था आज का क्लास जिसमें हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में जाना। इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण करके और वर्ण विच्छेद वगैरह को जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार लाइन भी बंद हो रहा है, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई जारी रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गई। अब एक चीज मैं और बताऊंगा, ये सारा चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक बुक है, उसी से लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हिंदी के लिए। आप सब भी एक बार खरीद लीजिएगा, है ना, नहीं खरीदोगे तो भी चलेगा, बट रहना चाहिए बुक ताकि आप बेहतर कर सको। तो विनय कुमार पाठक जी का एक बुक आता है हिंदी वर्णमाला का, वो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और एक बेहतर कुछ कर पाऊं, ठीक है। पसंद भी नहीं आया होगा तो भी सब्सक्राइब कर देना, ओके।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए